वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कल यानी कि आज से आपके आने वाले यूपी टेट, चाहे प्राइमरी हो चाहे वो जूनियर हो, या सुपर टेट जिसमें आपका प्राइमरी और जूनियर दोनों में आपका ईवीएस पूछा जाता है, वो मैं आपके लिए आज से स्टार्ट कर दूंगा। तो आज हमारी उसकी पहली क्लास है जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे और उसका पहला टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ में उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट कैसे पूछे जाते हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए, फिर आज ये क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। नोटिफिकेशन लगता है मुझे थोड़ा डेली से गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पहुंच गया है। बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। जो बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, जो बच्चे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, जो बच्चे गुड इवनिंग कह रहे हैं उन बच्चों को गुड इवनिंग। जैसे बच्चे कनेक्ट करना चाहते हो वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट भी ले लो डियर, कमेंट का ही रिप्लाई कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो इस वाले टॉपिक में, इस वाले जो हम ईवीएस का जो सेशन स्टार्ट करा है, पहले आप ये नोट डाउन कर लो जी कि ये किस किस सब्जेक्ट के लिए, किस किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीछे आप इमेज देख रहे हो, इमेज में आपने लिखा हुआ देख लिया होगा, यूपी टेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो जूनियर हो। ठीक है, साथ ही साथ में सी टेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सी टेट वाले बच्चे इस पर इतना ध्यान ना दें। थोड़ा बहुत कहीं काम आएगा तो ये केवीएस वगैरह में काम आएगा, सीटेट में नहीं आएगा। ठीक है, साथ ही साथ में जो बच्चे रिट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 2 हो, या प्राइमरी हो या जूनियर हो, चाहे जो बच्चा बीटेट की तैयारी कर रहा हो, पीटेट की तैयारी कर रहा हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहा हो, केवीएस की तैयारी कर रहा हो, या किसी भी प्रकार के स्टेट टेट या फिर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, उस बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, अब इस वाले टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए। इस वाले टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लीजिए। इस वाले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ये सारा का सारा सिलेबस है। क्या है ये सारा का सारा सिलेबस? तो ये सारा का सारा सिलेबस है डियर। नोट्स चाहिए जिसको, तो ये कंप्लीट नहीं है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा। कंप्लीट होने के बाद हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये 12 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये 12 टॉपिक देख सकते हो, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ये हम सिलेबस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहला हम पढ़ेंगे आज, जो कि पहला टॉपिक कौन सा है, तो इसको बोल सकते हो आप हमारा पर्यावरण या फिर प्रकृति एवं जीव जंतु जो आपस में क्या है, निर्भर है, निर्भरता है उन पर, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। नोट्स कब तक तैयार हो जाएंगे डियर? जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा वैसे वैसे तैयार होते चलेंगे, और मैं आपको बता दूंगा जब तैयार होगा कैसे लेना है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आपका रिट का तैयार हो गया तो मैंने आपको बता दिया रिट का कैसे लेना है। ठीक है, चलिए। तो ये है आज का हमारा पहला टॉपिक, और सभी के सभी बच्चे नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो और लिख लो आज का अपना पहला टॉपिक, जो कि है चैप्टर नंबर 1 प्राकृतिक एवं जीव जंतु। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप अपने हाथों से लिखते हुए चलिए। ये कई बच्चे जो हैं आलसीपन दिखा देते हैं कि सर पीडीएफ दे दो, सर पीडीएफ जो होगा वो हमें दे दो, या सर हम पीडीएफ जब बन जाएगा तब बता देना जब ले लेंगे। अरे क्यों आलसपन दिखा रहे हो यार, इसमें कई चीजें लिखी नहीं होंगी, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उदाहरण दूंगा तो मैं अपनी तरफ से दूंगा, तो उस चीज को आप लिखते हुए चलिए। कहा जाता है ना, अपने हाथों से बनाया हुआ गया नोट्स बिल्कुल सही रहता है, सटीक रहता है, और एग्जाम टाइम में पढ़ने में उससे बहुत मदद मिलती है। तो ये आलसपन करना बंद करो। जुलाई में आपका एग्जाम है, पढ़ाने के लिए मैं पूरा का पूरा अपना पूरा ये लगा लो कि दिल और दिमाग पूरा लगा रहा हूं यहां पर। आपको ये लगा लो, ये इसमें से कई फैक्ट तो आपके बुक में आपको मिलेंगे भी नहीं, 6th 7th 8th क्लास की जो बुक है, लेकिन मैं पूरा का पूरा कोरिलेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ भी पूछा जाए तो वो आपके लिए काफी हो। ठीक है, बिल्कुल सारी, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आपके लिए काफी रहेगा। ठीक है, चलिए। तो अपने नोट्स खुद बनाते हुए चलिएगा, वेल एंड गुड है। बाकी किसी बच्चे को दिक्कत होती है, कोई हाउस वाइफ है, कोई जॉब करता, उनकी तो बात समझ में आती है यार, स्टूडेंट लाइफ हो, सही तरीके से उसको इस्तेमाल करो। ठीक है, चलिए। तो सभी के सभी पहले हम देखो प्रकृति यानी कि पर्यावरण। अब ये जो पर्यावरण है वो उस शब्द की उत्पत्ति यानी कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किस शब्द से हुई है, किस भाषा से हुई है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंच शब्द। किससे? फ्रेंच भाषा से हुई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, किससे? इन्वायरन से। अब ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए किस शब्द से हुई है,
किस भाषा से हुई है तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? पहला परि प्लस आवरण, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया हुआ शब्द है जिसके दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला परि प्लस आवरण। अब ये जो है वो इसका मतलब क्या है? तो परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर। तो हमारे चारों ओर जो भी चीज है, कोई सी भी चीज, चाहे वो मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो, वो सारे का सारा क्या कहलाएगा? परि कहलाएगा। और आवरण जिससे हम घिरे हुए हैं, यानी कि जो हमारा एनवायरमेंट है। कहने का मतलब है इस दुनिया में कोई सी भी चीज, घोड़ा, बकरी, बैल, कुर्सी, लैपटॉप, चेयर, पहाड़, पर्वत, झील, नदी, कुछ भी हो, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी? हमारा पर्यावरण कहलाएंगी। दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। बिल्कुल डियर, बहुत अच्छा है। ध्यान से चलते पढ़ते हुए चलिएगा, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज आपकी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का धन्यवाद, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला? पर्यावरण की शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है आपका घिरा हुआ। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो क्वेश्चन पूछेगा, यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस शब्द से लिया गया है? फ्रेंच से। और किन दो शब्दों से मिलकर बना है? परि प्लस आवरण। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहां पर देखो मैंने लिख दिया जो मैंने अभी आपको बताया कि अर्थात मिट्टी, पेड़ पौधे, जल, वायु, प्रकाश, ध्वनि आदि जिससे या जिनसे हम चारों ओर से घिरे हैं, वही हमारा क्या है? पर्यावरण है। और पर्यावरण से ही समस्त जो जीवधारियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व है। नीचे आपके लिए एक इमेज दी गई है, इमेज को देखिए। इमेज में जितनी चीजें दिख रही हैं, जितनी चीजें दिख रही हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या हैं? वो हमारा पर्यावरण है। और कुछ चीजें तो आपको दिख भी नहीं रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में वायु, वायु कभी दिखती है? नहीं दिखती, हम उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज आपको दिखे, चाहे वो मूर्त हो चाहे वो अमूर्त हो, वो हमारी क्या है? सारी की सारी चीजें वो आपकी एनवायरमेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। चलिए, और जिस बच्चे को दिखाई ना दे रहा हो तो प्लीज अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज करिए। यहां से वीडियो एचडी में चल रही है, आप वहां पर 220 144 में देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड में ये कुछ परेशानियां होती ही होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलें तो पर्यावरण की आवश्यकता क्या है हमारे लिए, उसका महत्व क्या है हमारे लिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्यावरण का हमारे लिए आवश्यकता है, हमारी उसकी महत्व है। कैसे? तो शाब्दिक अर्थ में पढ़ो कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव किस तरह रहते हैं, किस परिस्थितियों में रहते हैं, या फिर कैसे एक दूसरे पर या को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? कई बार इसको आप परिस्थितिकी बोल देते हो और कई बार इसे आप परिस्थितिकी बोल देते हो, कुछ भी बोलो, ध्यान रखिएगा। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? इकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। तो कुछ भी हो तो आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल डियर, एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो के एंड में दे रखे हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। जैसे कि अब यहां पर मैंने लिख रखा है कि इकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपके परिवेश का अध्ययन, यानी कि जो भी आपका परिवेश है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, वो कैसे बना है वो तो आपको पता चल गया। लेकिन जब आप उसका अध्ययन करोगे, जब आप उसकी स्टडी करोगे, तो वो क्या कहला जाता है? इकोलॉजी कहलाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, दिखा जाए या मिला जाए तो आपको पूछना, आपको पता होना चाहिए। ओके ओके, एक बच्चा कह रहा सर योर टीचिंग स्टाइल इज नॉट गुड। तो डियर, नहीं पसंद तो मत देखिए, जाइए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? टीचिंग स्टाइल मेरी अच्छी भी नहीं है और देखना भी मुझे हद है यार। ये तो वही वाली बात होगी कि कुछ चीजें नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कोई चीज नुक्स नहीं निकल रहा हो तो भी जबरदस्ती उस चीज में निकालना। कई बार होता है ना, सब्जी तीखी हो गई या नमक कम हो गया या स्वाद नहीं है, तो उसमें बोली दो आज सब्जी में ना पानी ज्यादा हो गया, मतलब कुछ ना कुछ तो तरीका निकाल दो। तो वही वाली बात है भाई, नहीं पसंद है तो तुम जाओ, टेंशन क्यों ले रहे हो? जिसको पसंद है वो देख रहा है। चलिए, तो यहां पर क्या पता चला आपको? इकोलॉजी जो होता है, आपके आसपास का जो भी परिवेश है उसका आप अध्ययन करते हो तो वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, क्या बोल रखा है इसके आगे? देखो, बोल रखा है कि इस प्रकार कौन सा जीव
किस प्रकार के घर में रहता है, भोजन कैसे प्राप्त करता है, जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर होता है, एवं किस प्रकार के पेड़ पौधे, जलीय जंतु एवं स्थलीय जीव जंतु सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इन परिस्थितियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी कहलाता है। इसमें जो होते हैं आपके सजीव और निर्जीव, दोनों को ध्यान रखिएगा, इसमें आपके सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे आप क्या बोलते हो, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हो। अब इकोसिस्टम आपका क्या हुआ, तो इकोसिस्टम आपका जिसमें सजीव और निर्जीव ये दोनों के दोनों आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका इकोसिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका क्या बिंदु निकल के आया, यहां से बिंदु निकल के आया कि आपके आसपास का जितना भी परिवेश है उसका अगर आप अध्ययन करोगे तो पारिस्थितिकी कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा, यानी कि परिवेश का अध्ययन। इसमें जितने भी जीव जंतु है वो कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस प्रकार का घर है, कैसे एक दूसरे पर निर्भर है, इस चीज का अगर आप अध्ययन करते हो जिसमें आप सजीव और निर्जीव दोनों घटकों को जब मिला देते हो, इन दोनों तंत्र को, तो वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, सिंपल सरल शब्द में। इसको अगर मैं और सिंपल करूं यानी कि आपको समझाने के लिए, तो ये है आपके लिए, मैंने आपके लिए और सिंपल करके एक चार्ट तैयार किया जिसमें समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि पर्यावरण के प्रकार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण के प्रकार या पर्यावरण के घटक कुछ भी देखने को मिल जाए, कितने होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आपका प्राकृतिक जिसे आप भौतिक पर्यावरण भी बोलते हो, एक होता है आपका मानवीय जिसे आप सामाजिक पर्यावरण भी कहते हो। ओके, तो आपसे पूछा जाए पर्यावरण कितने प्रकार के हैं, पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। सर आपका पढ़ाया हुआ काफी क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, थैंक यू डियर। चलिए, यही होता है पूरा का पूरा सपोर्ट यार। अगर कोई एक बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है और कोई एक बच्चा वहां नेगेटिव कमेंट कर देता है, तो जो सामने पढ़ा रहा है, कोई जो नया होगा पढ़ाने के लिए, तो उसका मन में कहीं ना कहीं ठेस होगी। लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चे, जो ये बच्चे नहीं होते, ये दूसरे इंस्टीट्यूट वाले होते हैं जो पेड क्लासेस चला रहे होते हैं, और वो आकर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं यार, जो हम नहीं पढ़ाते और जो हम पेड क्लास में नहीं देते वो ये फ्री में दे देता है, तो हमारा कहीं ना कहीं वहां पर लॉस हो रहा है। तो वो आकर यहाँ पर कमेंट कर देते हैं कि यार तुम्हारा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, कि मेरे को नेगेटिव वेव आए और मैं छोड़ दूं बीच में। इनको ये नहीं पता उल्लू के पट्टों को कि मैं भाई जितना तुम बोलोगे, मैं ये कहते हैं ना, ईंट को पक पक के वो कच्ची ईंट को पका ईंट बन जाता है, जितना उसको आग में डालोगे। तो इन्होंने बोल बोल के इतना बोल दिया शुरू में कि अब मुझे उसका असर नहीं होता है। अगर 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 19 बच्चे सही बोल रहे हैं, एक बच्चा गलत बोल रहा है, तो मैं इसे इग्नोर करता हूं। जैसे उस बच्चे ने बोला, वहां पर काफी बच्चों ने सपोर्ट दिखाया, काफी बच्चों ने सपोर्ट दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट। सर इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं कराते आप? डियर, आपका रिट और आपका यूपी टेट ये दोनों मैं हिंदी में करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि हिंदी परिवेश पूरा का पूरा, सीटेट में आपका बायलिंगुअल रखता हूं। ठीक है, चलिए अब भाई, अब इंग्लिश में नहीं है उसके लिए माफ करना मुझे, क्योंकि इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने के लिए बहुत टाइम भी लगता और आज आपकी क्लास भी नहीं होती। तो प्लीज इंग्लिश में इसको, हिंदी वाले मैनेज तो हो ही जाएंगे, इंग्लिश वाले और मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला, प्राकृतिक यानी कि जो हमारा पर्यावरण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। घटक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। पहला भौतिक, दूसरा सामाजिक। कोई सा भी नाम दिखे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे जाकर भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। प्राकृतिक को भी कितने पार्ट में बांट दिया है, दो पार्ट में बांट दिया। कौन कौन से दो पार्ट में बांट दिए? पहला बांटा है आपका जैविक, जिसे मैंने अभी आपको सजीव और निर्जीव बताया था, उसी को ही क्या बोल दिया जाता है, जैविक बोल दिया जाता है, और दूसरे को अजैविक बोल दिया जाता है। ओके, तो प्राकृतिक पर्यावरण भी दो पार्ट में बटे हुए हैं, जैविक और अजैविक। आगे बात करें मानवीय, तो जो मानवीय यानी कि सामाजिक होते हैं, ये भी आपके दो प्रकार में बटे हुए हैं। कौन कौन सा? एक हो जाता है आपका भौतिक और दूसरा हो जाता है आपका सांस्कृतिक। ये भौतिक और सांस्कृतिक क्या है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन की डेफिनेशन है, अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए जैविक क्या होता है। तो जैविक में वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी जो जीवित हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए हो, मनुष्य हो गए हो, कोई भी हो गया, जो भी आपके जीवित है वो सारे के सारे यहां आ जाएंगे। और अजैविक में आपके वो आ जाएंगे जो आपके जीवित नहीं है, जैसे कि पर्वत हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में वायु हो गया, ये जीवित नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अजैविक में आ जाएंगे। इसलिए जैविक को भी दो पार्ट में आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किन किन दो पार्ट में? पहला पदप यानी कि हरे पेड़ पौधे, और दूसरा जंतु यानी कि जानवर। ठीक है,
कौन सा? जंतु यानी कि जानवर या मनुष्य जो जीवित हैं, ठीक है। तो इनको जैविक को भी आगे जाकर 2 पार्ट में बांट दिया गया है और अजैविक को आगे चलकर कई बुकों में 3 और कई बुकों में 4 दे रखा है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 3 करें कि 4 करें मुझसे कोई मतलब नहीं है, बस आपको ध्यान होना चाहिए आखिर होता क्या है। तो इसमें आपके स्थल मंडल, जो भी आपका स्थल है वो, आपका जल है वो, आपका वायुमंडल है वो, या फिर जैव मंडल है वो, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी? अजैविक में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, टेंशन मत लो। अब यहां पर इन चीजों को समझ लो, भौतिक क्या होता है। तो भौतिक आपके जो भी मानव द्वारा बनाया जाता है, चाहे पार्क हो, बिल्डिंग हो, ब्रिजेस हो, वो सारी की सारी चीजें जो मानवों द्वारा बनाई जाती हैं वो भौतिक पर्यावरण में आता है। और जो भी हमारे त्योहार हो, मेले हो, जो भी हमारे रीति रिवाज हो, वो सारे के सारे सांस्कृतिक पर्यावरण में आते हैं। ओके, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है कि नहीं है वो मुझे बताइए। यहां तक बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताइए, ठीक है। क्योंकि यहां तक समझ में आया है तो ही आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। पहले यहां तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे चलते हैं। नो डाउट सर, नो डाउट सर, यस सर, यस सर, यस सर, नो डाउट सर, नो डाउट सर, सब कुछ क्लियर, ठीक है। चलिए, अब आपको मानवीय, भौतिक और सांस्कृतिक जो है वो पता चल गया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे केवल प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण के बारे में, जैविक अजैविक इनके पार्ट क्या है उनके बारे में, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, यहां तक सभी बच्चों को आ गया। तो लिख लीजिए पहला, कौन सा? जिसे आप सजीव या फिर जैविक कुछ भी बोल सकते हो, यानी कि लिविंग जो भी आपके कंपोनेंट्स है वो। ओके, चलिए अब पढ़ लेते हैं है क्या। सरल शाब्दिक शब्द में बात करी जाए तो सजीव घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु तथा मनुष्य आते हैं। देखो, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो निर्जीव हो, जो कि जीवित ना हो। तो सारे पेड़ पौधे जीवित होते हैं, भोजन बनाते हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, ये सारे के सारे जीवित है। ये घटक क्या होते हैं? वो एक दूसरे के लिए पोषण यानी कि आहार का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं आपको भी पता है, हम मनुष्य जो है वो पेड़ पौधे से भोजन लेते हैं या जीव जंतुओं से भोजन लेते हैं। पशु पक्षी भी पेड़ पौधे से जंतु भोजन लेते हैं। कई जीव जंतु पशु पक्षियों को खा के जीवित रहते हैं या पेड़ पौधों को खा के जीवित रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए पोषण यानी कि आहार का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ में पोषण के आधार पर सजीव घटकों को 3 श्रेणियों में, कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सजीव घटक को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है, तो 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रखा है, कौन कौन से 3 पार्ट, ध्यान रखिएगा। इन 3 पार्ट के भी आगे कुछ पार्ट है, तो वो मैं आपको बताता चलूंगा किसके कौन पार्ट हैं, ठीक है। तो इसके यानी कि सजीव के घटक के 3 पार्ट में से पहला पार्ट आ जाता है आपका उत्पादक। अब उत्पादक का मतलब ये है कि ये खुद अपना क्या कर रहा है? चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, ये दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है। तो उत्पादक का मतलब ही वही हुआ कि जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? स्वयपोषी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वयपोषी कौन होते हैं, तो उत्पादक को ही स्वयपोषी कहा जाता है। वो जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होते। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रथम उत्पादक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम उत्पादक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्पादक भी इन्हें कहते हैं, स्वयपोषी भी इन्हें कहते हैं, प्रथम उत्पादक भी इन्हें कहते हैं। इनके अंदर आपके हरे पेड़ पौधे, जितने भी आपके हरे पेड़ पौधे होंगे, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है? फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है? तो जब पौधे अपना भोजन बना रहे होते हैं, किसकी मदद से? तो सूर्य के प्रकाश की मदद से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसी के साथ में, या फिर जल, या उसी के साथ में क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल ही जो है पत्तों के ग्रीन होने का,
हरे होने का कारण है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। या फिर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजों की उपस्थिति होनी जरूरी है, तो सूर्य का प्रकाश होना, कार्बन डाइऑक्साइड होना, जल का होना और क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपको क्या पता चला कि उत्पादक आपके वो हुए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे स्वयंपोषी भी कहते हैं या फिर प्रथम उत्पादक भी बोलते हैं। जितने भी आपके हरे पेड़ पौधे हो गए, ये जो होते हैं डायरेक्टली सूरज से ऊर्जा लेकर अपना भोजन बनाते हैं, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वयंपोषी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसी के बाद में ध्यान रखिएगा, ये जो प्रथम उत्पादक है ना, इसी के बाद में एक और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, किनको, तो इनको कह दिया जाता है प्रथम द्वितीय उत्पादक। अब ये द्वितीय उत्पादक कौन होते हैं, तो द्वितीय उत्पादक आपके वो होते हैं जो कि आपके शाकाहारी जीव होते हैं। कौन होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं, जो डायरेक्टली इन पौधों को, पेड़ों को खाकर जीवित रहते हैं, जैसे कि हिरण, जैसे कि खरगोश, ये क्या होते हैं, इन्हीं को खाकर जीवित रहते हैं। तो वो मैंने आपका यहां पर नहीं बोला है, नहीं बताया, लेकिन ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में डिफरेंस है, अभी मैं आपको उत्पादक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया प्रथम उत्पादक किसे कहा जाता है। इसी का ही 3 श्रेणियां थी, इसी की ही दूसरी श्रेणी आ जाती है आपकी उपभोक्ता। अब उपभोक्ता का मतलब ही क्या होता है, चीजों को दूसरों के ऊपर निर्भर, जैसे कि हम उपभोक्ता हैं, अगर हमें चीनी चाहिए तो हम दुकान पर जाकर चीनी लेकर आते हैं, खुद बनाते नहीं है। खुद बनाएंगे तो उत्पादक कहलाएंगे हम। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए तो हम उपभोक्ता हुए। ठीक है, क्या बोल रखा है देखिए, जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से प्रथम उत्पादक यानी कि इनके ऊपर, पेड़ पौधे जो हैं, शाकाहारी जो जीव है वो, उनके ऊपर अर्थात हरे पेड़ पौधों पर आप निर्भर रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं, आप उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपको चीनी की जरूरत है तो आप दुकान पर जाकर लेके आओगे, खुद नहीं बनाओगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रखा है आगे, कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। या फिर इन उपभोक्ताओं को, ध्यान रखिएगा, ये जो उपभोक्ता है इनको भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। जैसे कि सजीव घटक जो थे उनको 3 भागों में बांटा गया था, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता। अब उपभोक्ता को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है, 2 क्या 3 भागों में ही बांटा गया। कौन कौन से 2 या 3 भाग है, तो प्रथम चरण के उपभोक्ता, यानी कि ध्यान रखिएगा, इसका पहला पार्ट, उपभोक्ता का पहला भाग, प्रथम चरण के उपभोक्ता। अब ये कौन होते हैं, तो ये वे शाकाहारी जंतु होते हैं जो भोजन के लिए सीधा किसके ऊपर, उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता। और कई बार हम इसी को ही द्वितीय चरण के क्या कह देते हैं, उत्पादक भी बोल देते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को ये डायरेक्ट खा लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक अथवा हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, या फिर इसी प्रकार से। और देखो, मनुष्य जो है वो भी जीव जंतु का मांस खाकर जीवित रहता है या पेड़ पौधों से अनाज लेता है। गाय तो डायरेक्टली खाती है हरा चारा, बकरी भी, हिरण भी, खरगोश भी। तो ये सारे के सारे जीव जंतु क्या कहलाएंगे, वो प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर ये रिट के लिए एनसीईआरटी बुक से मिलती है या नहीं, रिट में कुछ हेल्प होगा, रिट में आपका इनसे बहुत हेल्प होगा, और ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक का निचोड़ है। ठीक है, चलिए चलें, तो प्रथम चरण के उपभोक्ता आपको पता चल गया, जो कि हरे चारे के रूप में या पेड़ पौधे के ऊपर या प्रथम उपभोक्ता के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है प्रथम चरण के उपभोक्ता। दूसरा आ जाता है इसी का ही, क्योंकि मैंने आपको बोला था 2 पार्ट है, तो दूसरा आ जाता है आपका द्वितीय चरण के उपभोक्ता। अब ये कौन होते हैं, तो जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं वो द्वितीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में वो क्या करते हैं, उनको खाते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्वितीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। अब जैसे कि शेर बकरी को खा लेता है,
हिरण को खा लेता है, खरगोश को खा लेता है, चीता, भेड़िया, ये सारे के सारे क्या है, मांसाहारी है। मांसाहारी होने के कारण ये जो होते हैं निर्भर रहते हैं किन पर, वो निर्भर रहते हैं प्राथमिक चरण के उपभोक्ताओं के ऊपर। ओके, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, द्वितीय चरण के उपभोक्ता। ठीक है, इसी प्रकार, किस प्रकार, इसी प्रकार द्वितीय चरण के उपभोक्ता अथवा शेर, चीता आदि के मृत अवस्था में, यानी कि जब शेर या चीता मर जाते हैं तो मरने के बाद भोजन के रूप में, ध्यान रखिएगा, मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीवों को तृतीय चरण के, किसके, तृतीय चरण के उपभोक्ता या फिर अमरजक कहलाते हैं। जैसे कि गिद्ध, बाज, चील, कौवा, ये सारे के सारे क्या करते हैं, मृत जीवों के मांस को खाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये किस चरण के कहलाए, तो तृतीय चरण के उपभोक्ता कहलाए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण के वो जो शाकाहारी होते हैं, द्वितीय चरण के वो जो मांसाहारी होते हैं, जो प्रथम चरण के उपभोक्ताओं को खाते हैं, और तृतीय चरण वो जब ये द्वितीय चरण वाले मर जाते हैं तो उनको कौन खाता है, बाज, चील, कौवा, गिद्ध, ये सारे के सारे खा लेते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, तृतीय चरण के कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको सभी को। अब मुझे ये बताइए, किसी बच्चों को यहां तक कोई डाउट हुआ, यकीन नहीं हुआ? अब इसी को ही इमेज के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। कैसे, इमेज के द्वारा समझाने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल के रूप में देखो, ये हरे पेड़ पौधे हैं तो क्या कहलाएंगे, उत्पादक, क्योंकि सूरज से डायरेक्टली ऊर्जा लेकर ये हरे पेड़ पौधे जी उगते हैं। अब इन्हीं हरे पेड़ पौधों को क्या खा लेता है, कई बार इन्हीं पेड़ पौधों को जब ये जल में उगते हैं तो जल की जो मछलियां होती है वो खा लेती हैं। जमीन पर उगते हैं तो इनको कौन खा लेता है, तो खरगोश वगैरह खा लेते हैं। कौन खा लेता है, खरगोश, हिरण वगैरह खा लेते हैं। अब जैसे यहाँ जल की बात करी गई है तो जल को समझ लीजिए, जल में कोई घास होगा, उनको छोटी छोटी मछलियों ने खा लिया, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों ने खा लिया, बड़ी मछलियों को कई बार देखा होगा आपने सांप वगैरह खा लेते हैं, या फिर एक मछली होती है सांप की जैसी, ईल वगैरह खा लेती हैं। और इनको कई बार जो है वो गिद्ध उड़ता हुआ शिकार कर लेता है और गिद्ध खा लेता है इनको। और जब गिद्ध मरता है तो इनको कौन खा लेते हैं, तो जो छोटे मोटे जीव होते हैं, अपघटक होते हैं, वो इनको सला गड़ा देते हैं, एक खाद बना देते हैं, मट्टी बना देते हैं, और उन्हीं मट्टी का इस्तेमाल कौन करता है, खाद के रूप में हरी घास इस्तेमाल करती है, फिर हरी घास उत्पन्न हो जाती है। तो एक फूड सर्कल है जो कि आप देख सकते हो, जो कि इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो अब ये जो है आपके गले सड़े को, जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको अपघटक कहा जाता है। तो अपघटक क्या होते हैं, तो ये आपका जो आपका सजीव पढ़ा रहा था मैं आपका, उसका आपका तीसरा पार्ट है। कितना है, तीसरा पार्ट। देखो लिख रखा है कि प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीव धारियों एवं सड़ी गली वस्तुओं को खाकर इनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या कवक। ये क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। और मृत शरीर से पोषण लेने के कारण इन्हें मृतपोषी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मृतपोषी किन्हें कहा जाता है, तो अपघटक को ही कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि गिद्ध मर गया, तो गिद्ध को मरने के बाद जब ये गल सड़ रहा होगा तो इनको कौन खाएगा, तो कवक हो गए या बैक्टीरिया हो गए, वो खाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको क्या क्या चीजें पता चली, तो यहां से आपको यह पता चला कि जो सजीव घटक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, जिसमें से मैंने बोला उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता, द्वितीय चरण के उपभोक्ता और तृतीय चरण के उपभोक्ता। यहां तक बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे ये बताइए, यहां तक आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, धीरे धीरे कवर करेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। जी सर, 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 जी सर। ओके, एक बच्चे का नाम है द सीक्रेट वॉइस, कह रहा प्लीज टेक माय नेम। डियर, नाम ही क्या है आपका, मैं क्या लूं? चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं आगे। अब घटक की बात होगी, सजीव की बात होगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड, निर्जीव घटक की। मैंने आपको बोला प्राकृतिक 2 भाग में बटा हुआ है, सजीव और निर्जीव। सजीव हमने पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं हम निर्जीव को। ठीक है,
अब निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो, जो कि कहलाते हैं निर्जीव घटक। अब निर्जीव घटक के अंतर्गत चाहे वो जल हो, वायु हो, पोषक तत्व हो, सौर ऊर्जा हो, ये सारे के सारे कहां आते हैं, वो जो आपके निर्जीव घटक के अंदर आते हैं। सभी हमें प्राकृतिक से प्राप्त यानी कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं। निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव हो पाता है। और किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने पर जो आपका पारिस्थितिकी की है तंत्र, वो क्या होता है, असंतुलित हो जाता है। ध्यान रखिएगा। और ये निर्जीव घटक जो होते हैं वो निम्न रूप के होते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन पहले आप यहां पर ये समझिए, निर्जीव कौन, तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसमें जान नहीं है। देखो, वायु, जल, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा, पहाड़, पर्वत, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, निर्जीव कहलाएंगे। ठीक है, निर्जीव कहलाएंगे। और इन्हीं के कारण जो सजीव होते हैं, इन्हीं के कारण जो सजीव होते हैं, जो जीवित होते हैं, वो क्या कहते हैं, अच्छा इनका पोषण होता है। जैसे कि हम मनुष्य सजीव है, इन्हीं के कारण वायु नहीं मिलेंगे तो हम जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे। पोषक तत्व हमें नहीं मिलेगा तो हम जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो इन्हीं के कारण हम जो है अच्छा पोषण प्राप्त कर पाते हैं और अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन ये जो निर्जीव चीज है, अगर हमारे पर्यावरण में कम हो गए तो इनकी जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और इनका कम होने का कारण क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इनका कम होने के कारण कई सारे घटक कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य भी हो गया, मनुष्य अपने फायदे के लिए वायु प्रदूषण इतना कर रहा है, जल प्रदूषण इतना कर रहा है, शिकार लंबे कदार पे कर रहा है, पेड़ों को काटते हुए जा रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हम भी हैं, और हम ही हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट हम ही है। देखा होगा ना, लॉकडाउन में सारी चीजें बढ़िया हो गई थी, क्यों, क्योंकि मनुष्य का आवाजाही बंद हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रखा है इसमें, मैंने आपको बोला था आपके स्थल मंडल, आपके जल मंडल और आपका वायुमंडल, ये सारे के सारे आते हैं। अब स्थल मंडल के अंदर वो सारी की सारी चीजें, जैसे कि पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान, जमीन, ये सारी की सारी चीजें कहां आएंगी, स्थल मंडल के अंतर्गत आएगा। तो जो भी हमारा जमीनी भाग है वो हमारा स्थल मंडल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल को मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, ये अलग आपका एक टॉपिक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण को। ओके, चलिए सेकंड आ जाता है आपका जल मंडल। अब आप सभी को पता है पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग क्या है, जल का है। हमारे पृथ्वी पर 71% जो है भाग जो है वो जल का घिरा हुआ है, जो कि महासागर, नदी या फिर समुद्र वगैरह हो, या फिर झील वगैरह, नाले वगैरह या तालाब वगैरह के अंतर्गत इकट्ठे होते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत आते हैं। तो पृथ्वी का केवल एक भाग ही जो है वो रहने यानी कि जमीनी लायक है, बाकी 3 भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें वायुमंडल। अब डियर, दोबारा कोरोना आए कि ना आए उस चीज को छोड़ो, कोरोना का मन मर्जी है, आ रहा है, जा रहा है, कहां जा रहा है कुछ नहीं पता। ठीक है, चलिए अब वायुमंडल की बात करें जाए तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरी हुई है, और ये जो वायु है, ये जो गैसेज हैं, वो जीवित रहने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि हमारे पृथ्वी के आसपास जो भी वायु है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो एनसीईआरटी के अनुसार 21% है। ठीक है, नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में देखने को मिलता है वो 78% है। कितना, 78%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी जाए तो 0.03% है। ऑर्गन की बात करी जाए तो वो 0.93% है। और बाकी अदर गैसें, अन्य गैसें जो है वो 0.04% है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो गैसें होती हैं ना, ये सूरज की तेज किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। क्या करती है, सूरज की तेज किरणों से जो यूवी रेज होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। और साथ ही साथ में धीरे धीरे जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके कारण हमारी पृथ्वी पर भी बहुत और प्रकार की रोशनी भी सूरज की नहीं पहुंच पाती है। ठीक है सर, ऐसा ईवीएस हमने कहीं नहीं पढ़ा, सदा आभार आपका धन्यवाद सर आपका। चलिए, तो आपको पता चल गया कि निर्जीव के अंदर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। मेन बात आपको यहां पर ध्यान रखना है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में कितनी प्रतिशत गैसें हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है, तो वो नाइट्रोजन है 78%। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो कि सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। इसलिए मैंने आपको बोला ये सारी की सारी चीजों मैं जो करवा रहा हूं एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो पारिस्थितिकी है उस तंत्र में जो पोषण है, वो जो पोषक रचना है वो कैसे होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी पारिस्थितिकी है उस तंत्र की पोषक रचना के अंतर्गत पोषण जो तल है या फिर आहार श्रृंखला है या फिर आहार जाल है, ये तीनों के तीनों चीज को ध्यान रखिएगा। पहला पोषक तल, दूसरा आहार श्रृंखला और तीसरा आहार जाल। ये तीनों के तीनों को ध्यान रखिएगा। ये तीनों के तीनों में डिफरेंसेस क्या है, कई बच्चे बार इसका कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या है चलिए समझते हैं। पहले हम समझते हैं पोषक तल को। अब ये पोषक तल क्या है, तो ये 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक क्रम में होता है जो विभिन्न पोषक तलों में विभक्त किए जाते हैं। किसमें, तो ये 4 में विभक्त किए जाते हैं। किसमें, ये 4 में विभक्त किए जाते हैं। इन्हीं चारों को आपको समझने की जरूरत है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला पोषक तल 1, इसमें जो आते हैं वो सारे के सारे जो उत्पादक होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, जो प्रथम उत्पादक होते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, ये जो शैवाल होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वपोषी या प्रथम उत्पादक जो है वो किस पोषक या फिर किस पोषण तल पे आते हैं, तो प्रथम में आते हैं। ठीक है, दूसरे में आ जाते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता या फिर शाकाहारी जीव। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता प्रथम चरण के या शाकाहारी जीव, जो आपके गाय होगी, बकरी होगी, खरगोश होगी, पेड़ पौधे होंगे, भेड़ होगी, जो कि हरे पदार्थों को खाकर स्वपोषियों को चरकर जीवित रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं 2 नंबर के पोषक तल। ओके, तीसरे की बात करी जाए तो द्वितीय चरण के उपभोक्ता जो कि मांसाहारी होते हैं, जैसे कि शेर, चीता वगैरह, ये भेड़िए वगैरह, वो सारे के सारे कहां कहलाते हैं, तो वो पोषक तल 3 में आते हैं। और चौथे की बात करी जाए तो सभी स्तर के जीव जंतु एवं मानव जो अपने भोजन के लिए उपयुक्त तीनों पोषक तलों में से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि मांसाहारी, जैसे कि मनुष्य जो होता है वो जीव जंतु वो इसी प्रकार का होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम तो शाकाहारी हैं। डियर, मनुष्य शाकाहारी मांसाहारी नहीं होता। मनुष्य जो होता है वो शवाहारी होता है, यानी कि वो मांस पर भी जीवित रहता है, वो पेड़ पौधे पर भी जीवित रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। मनुष्य जो होते हैं वो इसी अंतर्गत आते हैं, पोषक तल 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ओके बच्चे कह रहे सर प्लीज हेडलाइनिंग जो होती है मोटी मोटी, उनको तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया करो ताकि साउथ इंडियन को मदद मिले। चलिए ठीक है डियर, मैं नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल इस चीज को करने की कोशिश करवाऊंगा आपको लिए, ताकि आपको पता चल सके, जो साउथ इंडियन है वो समझ सके इस चीज को। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया, पहला जो पोषक तल होते हैं वो 4 भाग में बटे हुए हैं। चारों के चारों समझ में आ गए। अगले पे चले आहार श्रृंखला पर। आहार श्रृंखला क्या होती है, तो आहार श्रृंखला जो होती है वो ये होता है। क्या होता है, ये फूड चेन जिसे आप इंग्लिश में कहते हो। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित जो आपकी कड़ी है या फिर जो श्रृंखला है, जो उसको ही क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी पारिस्थितिक तंत्र में जंतुओं में जो आपकी कड़ी बनती है, श्रृंखला बनती है, वो क्या कहलाता है, आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनता है, जिसमें आपका प्रथम उत्पादक से शुरू होता है और आखिरी में जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है वहां तक जाता है, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, अब घटक होते हैं, वहां तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में पहली बार क्या होगी, घास होगी। क्या होगी, घास होगी। हरे घास उगे, वो क्या कहलाए, उत्पादक कहलाए प्रथम। इस घास को किसने खा लिया, खरगोश मियां ने खा लिया। किसने खा लिया, रैबिट ने खा लिया। और रैबिट को किसने खा लिया, तो बाघ यानी कि टाइगर ने खा लिया। अब जब टाइगर मर जाएगा उसको कौन खाएगा, गिद्ध खाएंगे, क्योंकि मरे हुए जीवों को खाते हैं। अब जब गिद्ध भी मर जाएगा और सड़ गल जाएगा, उनको कौन खाएगा, तो अपघटक यानी कि बैक्टीरिया खाएंगे। कौन खाएंगे, बैक्टीरिया। और पूरे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा जो है वो इन्हीं की होती है, अपघटक यानी कि बैक्टीरिया की होती है। ठीक है, इसी चीज को जो एक सरल रेखा में चलती हो, किसमें, एक सरल रेखा में चलती हो, उनको क्या कहा जाता है, फूड चेन कहा जाता है। चेन कैसी होती है, एक सीधी होती है ना, बस उसको तुम मोड़ दो अलग अलग तो वो मुड़ जाएगी, लेकिन होती तो सीधी है चेन, तो सीधी चेन की तरह। चेन मतलब सीधा, तो सीधा, जैसे कि घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को बाघ ने, बाघ को गिद्ध ने, और गिद्ध को अपघटकों ने। तो ये क्या कहलाया आपका, फूड चेन। कैसे घास से कैसे उस दोबारा खाद बनी और उससे दोबारा घास उग गई, तो कैसे एक चेन चली, उसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा।
चलिए बिल्कुल, अब चलते हैं अगला आहार जाल पर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फूड वेब। अब इसी का ही रूपांतरण है, इसी का ही अपडेटेड वर्जन है क्या, फूड वेब। ये क्या होता है कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती है, यानी कि ये वाली अनेक आहार श्रृंखला होती है, फूड चेन होता है, और ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आहार श्रृंखलाओं के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण ही पोषण संबंध एक रेखा में ना होकर जाल की तरह, किसकी तरह, जाल की तरह उलझ जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है। मैंने अभी आपको बोला फूड चेन जो होती है वो एक सीध में होती है, इसलिए इसको फूड चेन कहा जाता है। लेकिन आहार जाल जो होता है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर उलझ जाती है, कोई किसी को कोई किसी को, एक सीधी रेखा में नहीं होती, इसलिए इसको आहार जाल यानी कि फूड वेब कहते हैं। कैसे, तो ये देखो आपके पास एक इमेज है, इमेज को समझने की कोशिश करो, कितना उलझा दूंगा मैं अभी, आप समझिए। देखिए ये है आपका टिड्डा, क्या है आपका, एक टिड्डा। अब इस टिड्डे को कौन खा सकता है, तो इस टिड्डे को मरने पर जो अपघटक होंगे वो भी खाएंगे, या खरगोश वगैरह होंगे वो भी खा लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो इस टिड्डे ने खाया हरे घास को, इस टिड्डे ने खाया हरे घास को, हरे घास को मरने के बाद अपघटक ने खा लिया, या फिर ये जो आपके अब ये टिड्डे वगैरह होते हैं इनको, या फिर जो केंचुए वगैरह होते हैं, छिपकली वगैरह होती है वो भी खा लेती हैं, या फिर जो चील वगैरह होते हैं वो भी खा लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो ये जो लोमड़ी होगा, इस लोमड़ी को जब ये मरेगा तो इसको भी अपघटक खाएंगे, जब ये जो मरेगा शेर, इसको भी अपघटक खाएंगे, शेर जब मरेगा तो इसको गिद्ध या चील भी खाएंगे, लोमड़ी मरेगा तो इसको भी शेर, गिद्ध या चील खाएंगे। मनुष्य जो होगा वो आपको हिरण का भी शिकार कर लेता है, वो पेड़ पौधों के ऊपर भी निर्भर रहता है, पेड़ पौधे सूर्य के ऊपर भी निर्भर रहते हैं। तो यहां पर देखो कोई किसके ऊपर निर्भर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, उलझ रहा है, क्या कहलाता है, उलझ रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब यानी कि खाद्य जाल कहलाता है, आहार जाल कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल, ये जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, जैसे मनुष्य है वो उत्पादक पे भी निर्भर है और मांसाहारी पर भी निर्भर है, तो दोनों, इसी को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल हमको भी शेर खा लेगा अगर जंगल जाएंगे, तो खाएगा नहीं खाएगा, मार तो जरूर देगा। चलिए सभी को समझ में हो गया आहार जाल, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये तीन चीज बनती है, कौन कौन सी तीन चीज, आपकी पोषक तल, आहार श्रृंखला और आहार जाल, या जिसे आप फूड वेब भी बोलते हो। तो तीनों के तीनों समझ में आ गई, तीनों के तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर क्या है, ऊर्जा का प्रभाव, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा जो आती है वो किस रूप में आती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता है, रेगुलर लगातार ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए किसी भी इकोसिस्टम के लिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ओके। तो प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पर्यावरण में, नेचर में जो प्रमुख स्रोत होता है ऊर्जा का वो कौन है, तो वो सूर्य है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सूरज की है, जैसे कि ये सूरज देख रहे हो, ये सूरज की जो किरणों के रूप में पृथ्वी पर ऊर्जा आती है उसका केवल 50%, कितना, केवल 50% ही पृथ्वी पर आ पाता है। बाकी जो 50% है जो हमारी गैसेज होती हैं वो रोक लेती हैं, जो कि अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं। जैसे कि मनुष्य ने कई प्रकार की गैसें अपनी फैक्ट्रियों से निकाल दी है, जिस कारण प्रदूषण हो गया है, तो उस प्रदूषण के कारण भी सूरज की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये जो 50% सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती है उसका केवल, ध्यान रखिएगा, सूरज से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को पौधे या पादप, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो केवल 2 से 10%, कितना, 2 से 10% ही प्रकाश के द्वारा, वो संश्लेषणात्मक संक्रिया के द्वारा वो उसका भोजन करके अपने आप को अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, अपने आप को पोषण आहार देते हैं। तो यहां से कहने का क्या मतलब हो गया कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे पृथ्वी पर सूर्य की किरणें के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है और उसी के द्वारा हम बाकी कार्य करते हैं। आप सूरज बंद कर दो, सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है। दूसरा, सूरज की केवल 50% ही किरणें पृथ्वी पर आ पाती हैं और उसमें भी केवल 2 से 10% ही पौधे इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में 2 से 10% है
और आपकी SCERT में 1 से लेकर 5% है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में 1 से 5% दे रखा हो और 2 से 10% ना दे रखा हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1 से 5 पर भी टिक कर दीजिएगा। अगर आपको दोनों दे रखा हो तो आप 2 से 10 पर टिक करोगे, क्योंकि 2 से 10 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल 2 से 10 आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? इस वाले पोर्शन से, इस वाले पॉइंट से बस इतना ही निकलता है, ऊर्जा का प्रवाह। पृथ्वी के ऊपर यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख स्रोत कहां से मिलता है हमें ऊर्जा का? वो सूर्य से मिलता है। ठीक है, जैसे कि रूप में आपके ये एक इमेज देख रहे हो, इमेज में देखो सूरज से क्या मिली? किरणें मिली, जो कि आपका जो प्रथम उत्पादक है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, उन्होंने क्या करा? उसको ऊर्जा के रूप में लिया और वो क्या हुआ? बढ़ चढ़ गए, मतलब पौधे बड़े हो गए। इसको किसने खा लिया? हमारे खरगोश मियां ने खा लिया। अब खरगोश मियां को कौन खा लेगा? शेर खा लेगा। अब शेर जब मर जाएगा या पौधे जब मर जाएंगे या फिर खरगोश जब मर जाएगा, जो हमारे अपघटक होते हैं, जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, कवक होते हैं, ये इनको गला सड़ाकर खा जाते हैं, इनका पोषक तत्व निकाल लेते हैं और मल मूत्र के द्वारा क्या कर लेते हैं? एक खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और खाद दोबारा कहां पर इस्तेमाल हो जाती है? वो मिट्टी में चली जाती है और मिट्टी को पोषक आहार दे देती है। तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया सभी बच्चों को इमेज के द्वारा? चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा पारिस्थितिकी है तंत्र जो है, उसका संतुलन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जो पेड़ पर्वत है, कहीं मरुस्थल है, कहीं समुद्री इलाके हैं, कहीं जंगली जंगल है, तो इस चीज को हमें संतुलन बनाने के लिए मनुष्य जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बुद्धि जीव है वो मनुष्य ही है, लेकिन मनुष्य इस चीज को बिगाड़ने में लगा हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे प्राकृतिक के शेष घटक जैसे कि जल, वायु, ऊर्जा, पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सारे के सारे सुरक्षित रहेंगे, संतुलित रहेंगे, तो हम आगे जाकर हम भी संतुलित रहेंगे, हमारा जीवन भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मानव जो है कहा जाता है सबसे ज्यादा बुद्धि जीव है, और वो अगर चाहे अपने बुद्धि के बल पर तो पूरे के पूरे पर्यावरण को क्या कर सकता है? अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर सकता है। जैसे कि जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम पेड़ काट देते हैं, लकड़ी गायब, पेड़ गायब, तो वहां से ऑक्सीजन बनना बंद, सूरज की किरणों से कई सारी चीजें हम वहां पर नुकसान पहुंचा देते हैं। तो जरूरत से ज्यादा किसी चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो उसको उससे ज्यादा उत्पादन भी करना चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये कुछ नियम हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घर के आसपास क्या करें? हम विद्यालय में या सड़क के किनारे पर क्या लगाएं? अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जब पुराना जमाना था तो राजा महाराजा सड़क के किनारे क्या करवाते थे? वो पेड़ पौधे ही लगवाते थे। पुराने जमाने में हमारे दादा दादी, नाना नानी क्या करते थे? पेड़ों वृक्षों की पूजा करा करते थे, और आज क्या करते हैं? हम काट देते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ में व्यक्ति जो होते हैं वो अनावश्यक रूप से पेड़ को ना काटे। ये नहीं कि जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा काट के हमने ढेर लगा रखे हो, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हो तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। किसको? जो आपका वृक्ष संरक्षण अधिकारी होते हैं, वन अधिकारी जो होते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए? उनको या तो रिपोर्ट करें या फिर उस व्यक्ति को समझाएं कि वृक्ष ना काटे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही साथ में जो हमारे जल के स्रोत है, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, झील हो, समुद्र हो, इन चीजों को हमें दूषित नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल देखा होगा आपने, जो फैक्ट्रियों की नदी वो निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, वो डायरेक्टली नदी में जाकर पाइप डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हम उसे रिफाइनरी करके दोबारा फैक्ट्री में इस्तेमाल करने लायक बनाना चाहिए। लेकिन इंडिया है, कहते हैं उसको रिफाइन करने में दोबारा खर्च बढ़ेगा, लेबर्स रखनी पड़ेगी, कौन रिफाइनरी करेगा? नदी में डाल दो। वही वाली बात है, कम खर्चे में करना चाहते हैं सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति वन्य प्राणियों का शिकार कर रहा हो तो उसे तुरंत अपने माता पिता या ग्राम प्रधान को सूचना दे। छोटे बच्चों ने देख लिया तो अपने माता पिता को बता सकते हैं, ताकि वो आगे जाकर शिकायत कर सके। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारा जीवन जो है वो निर्भर करता है। अगर आप इनका जरूरत से ज्यादा शिकार करोगे, जैसे कि सलमान खान ने वो मारा था ना हिरण को, तो उस पर केस चल रहा था उस चीज के लिए, तो वही है, इस चीज को हमें क्या करना चाहिए? शिकायत करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में वायु, जल और भूमि बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों को हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए, चाहे वो जल के रूप में हो, चाहे पन्नियों का ज्यादा इस्तेमाल करके हो, या फिर किसी और तरीके से हो। ठीक है,
नेक्स्ट है खेती में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मर का, क्योंकि हमारा फार्मर जो है काफी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करता है। विषैले जो कीटनाशक होते हैं, रसायनों का प्रयोग वो अपने खेतों में ना करें। उनको समझाएं कि गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट बनाना या वर्मी कंपोस्ट बनाना, उस चीज से अगर आप प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करोगे, देसी खाद का इस्तेमाल करोगे, तो आपकी जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी और धीरे धीरे आपका अनाज भी बढ़ेगा। रसायन से जमीन बंजर भी होती है और थोड़े टाइम के लिए आपको प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन चीजों को समझाने की जरूरत है आपको। ठीक है सर, प्लीज साइकोलॉजी क्लासेस कब से लेते हो बताइए। डियर, साइकोलॉजी क्लास जो है वो अभी सीटेट के लिए बाइलिंगुअल ली थी, वो आप पढ़ लो, वो काम आएगी। यूपी टेट सुपर टेट ही कर रहे हो तो बाइलिंगुअल नहीं होगी, वो केवल हिंदी में होगी। जब भी होगी आई थिंक मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ईवीएस पर पूरा का पूरा ध्यान है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आकर ये आपका पूरा का पूरा पहला चैप्टर जो है पर्यावरण, हमारा पर्यावरण जो है वो खत्म हो जाता है। अब मुझे बताइए यहां तक सभी बच्चों को मजा आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। समझ में आया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नहीं आया तो बताइए। सुहानी राजपूत सर, माए हेलो नहीं लिया अरे डियर, मैं क्यों नहीं लूंगा हेलो आपका। सुहानी राजपूत तो बहुत पुरानी स्टूडेंट है, मैं जानता हूं इनको। चलिए, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चनों पे आते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, पढ़ो और बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है, तो सबसे आवश्यक क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सीटेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है डियर? सीटेट का नोटिफिकेशन जो है थोड़े से चेंजेस लाने की सोच रहे हैं। एनपीए 2020 के अनुसार जैसे ही कुछ देखने को मिलेगा मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, किसी भी पारिस्थितिक यानी कि जो इकोसिस्टम होता है हमारा, उसके अंतर्गत सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। मुझे पता था बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाना शुरू कर दिया, लगाना शुरू कर दिया। इन बच्चों को तो मैं ना कूट दूंगा पकड़ के। जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। मैंने आपको बोला था ना कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निरंतर लेना, प्राप्त करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा ही बंद हो गई तो पदप कैसे भोजन बनाएंगे, अगर वो नहीं बनाएंगे तो खाएंगे कैसे एक शाकाहारी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊर्जा का प्राप्त होना। लिखवाया था बिल्कुल हूबहू, फिर भी बच्चे यहां गलत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखिएगा डियर, क्वेश्चन आपके ऐसे दिए गए हैं जो कि इनडायरेक्ट रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन मैंने यहां नहीं दिए, वो थियोरेटिकल पोर्शन में आप देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ये जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्या है आहार जाल में। अब मैंने देखो पोषक तल या फिर आहार श्रृंखला या आहार जाल तीनों पढ़ाए थे, यहां पर पूछा गया आहार जाल के बारे में। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। मैं भी देखता हूं, आप भी देखिए। चलिए मैंने देख लिया, आप बताइए सही आंसर क्या होगा। कौन सा बच्चा बताएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। बिल्कुल, चलो ये बात तो सही है, बच्चों ने ये आंसर तो सही लगाया। देखो आहार श्रृंखला जो होती है वो सीधी सीधी चलती है, बिल्कुल सीधी रूप में चेन। लेकिन आहार जो श्रृंखला होती है वो आपस में जब उलझ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं, जाल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा में से अधिकांश पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व नष्ट हो रही है। क्यों नष्ट हो रही है वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लिया होगा सभी बच्चों ने आंसर। बिल्कुल डियर, इसका ऑप्शन नंबर 4 जो लगा रहे हो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हो। अत्यधिक प्रदूषण के कारण, मैंने आपको बोला था ना कुछ जो होती है यूवी किरणें वो तो रुक जाती हैं, लेकिन कुछ हमारी सूर्य की किरणें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी हम रोक देते हैं। किसके कारण, प्रदूषण के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताइए, पृथ्वी पर किसी निर्जीव घटक के संतुलित मात्रा से कम या ज्यादा होने पर, ध्यान रखिए कोई भी जो आपके घटक है उनका कम होना या फिर ज्यादा हो जाना वो क्या कहलाएगा। अब मैंने आपको बोला था जब कम होता है तो क्या होगा, तो देखा होगा ना कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती, ना ही जरूरत से कम। जरूरत से कम खाना खाओगे तो पेट में भूख लगी रहेगी, और जरूरत से ज्यादा खा लोगे तो पेट फटने को होगा, सही तरीके से लेट नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे। तो कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए, फोर्थ का बी। बिल्कुल असंतुलित हो जाएगा, जो भी हमारा पारिस्थितिकी है वो क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके SCERT बुक से हैं और NCERT बुक से हैं, दोनों से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? लीजिए ये क्वेश्चन बताइए। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था, लिखा हुआ तो कहीं नहीं था, लेकिन पढ़ा रहा था जब मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा संख्या आपके पारिस्थितिक तंत्र में किसकी होती है, खाद्य श्रृंखला में किसकी होती है? कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी? ये बच्चा बताओ मुझे, कौन सा बच्चा बताएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर बताते हैं। सीटेड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है डियर, टेंशन ना लो। फिफ्थ का डी, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का डी, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का डी। ओके, जिस जिस बच्चे ने फिफ्थ का ए लगाया है वो सभी के सभी बच्चे गलत है। जिस जिस बच्चे ने फिफ्थ का ए लगाया वो सभी के सभी बच्चे गलत है, और जिस जिस बच्चे ने फिफ्थ का 4 लगाया बिल्कुल सही है। जो भी आपके बैक्टीरिया कवक होते हैं, ये खाद्य श्रृंखला में इनकी मात्रा जो होती है, इनकी संख्या जो होती है वो सबसे सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। देखा होगा ना, जब कोई सड़ गली लाश पड़ी होती है तो उस पर कितने सारे बैक्टीरिया आकर बैठ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए। द्वितीय उत्पादक है, क्या बोल रखा है? द्वितीय उत्पादक है शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए द्वितीय उत्पादक। अब यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, पूछ समझिएगा। इसने बोल रखा उत्पादक, क्या बोल रखा? उत्पादक। उपभोक्ता नहीं बोल रखा। उत्पादक मैंने अलग पढ़ाया था, उपभोक्ता मैंने अलग पढ़ाया था। तो जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, शाकाहारी। क्यों? देखो, जो भी आपकी घास उगी है उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक या प्रथम उत्पादक। अब इन्हीं को ही जो खाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में हिरण ने खाया, खरगोश ने खाया, वो क्या कहलाएंगे? आपके द्वितीय उत्पादक, ठीक है। तो जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए कि प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाशनात्मक, ओके हल्का सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए था, प्रकाशनात्मक हो गया। सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? अब मुझे क्वेश्चन समझिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। कौन सा बच्चा बताएगा इसका, सही बताओ। 6 का ए, ओके 6 तो गया डियर। 7, 7th का डी, 7th का डी, 7th का डी, 7th का डी, ओके 7th का सी, 7th का डी और 7th का डी बच्चे लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या बोल रखा है? प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाशनात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? यहां पर देखो बोल रखा है कि जो भी आपकी प्रकाश के द्वारा, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का कितना प्रतिशत यूज होता है। तो ध्यान रखें, उस ऊर्जा का जो सूर्य से किरणें निकलती है, वो किरणें जो होती है वो पृथ्वी पर कितनी आती है? 50% आती है। कितनी आती है? 50% होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है 2 से 10% पदप यानी कि पौधों के द्वारा, ठीक है, पदप यानी कि पौधों के द्वारा, अकॉर्डिंग NCERT और SCERT 1 से लेकर 5%। लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो हम इसको टिक करेंगे। लेकिन यहां पर पूछ रखा था कि प्रकाश, सौर ऊर्जा के बारे में, ये नहीं पूछ रखा था कि पदप कितना इस्तेमाल करते हैं। तो जिस जिस बच्चे ने इसका बी लगाया 50%, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है।